हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स 8th चैप्टर और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 4th। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हर्ट्ज का प्रयोग, दैट इज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों पहले एक बात हम बताना चाहेंगे कि अब तक के लेक्चर्स में या पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत में विद्युत चुम्बकीय तरंगें वैद्युत दोलन करते हुए आवेश से या त्वरित आवेश से किस तरीके से उत्पन्न होती हैं। यानी हमने ये देखा कि कैसे त्वरित आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है, कैसे दोलनीय आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है, एलसी सर्किट से हम किस तरीके से विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पादित कर सकते हैं। ये केवल एक सिद्धांत था। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अस्तित्व की घोषणा मैक्सवेल ने कर दी थी सन 1865 में। इस ईयर में मैक्सवेल ने ये बताया था बच्चों। अब थोड़ा सा हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। मैक्सवेल्स ने ईएम वेव्स के अस्तित्व की बात की पुष्टि की थी। उन्होंने ये कहा था कि प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी होती हैं, लेकिन इन्होंने उन तरंगों को उत्पन्न नहीं किया था, केवल बताया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ये बात उन्होंने कैसे बताई थी बच्चों, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। ये आप सब पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि सन 1831 में बच्चों फैराडे ने एक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। आपको ध्यान है कि 1831 में फैराडे ने यह बताया था कि जब किसी परपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किस में परिवर्तन होता है बच्चों, चुम्बकीय फ्लक्स में, तो वहाँ पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वहाँ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र। बार बार ये बात आ रही है बच्चों क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट यही है। परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न कर देता है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। संक्षेप में लिख रहा हूं क्योंकि ये केवल आपको ध्यान दिलाने के लिए है। और 1865 में मैक्सवेल्स इक्वेशन की सहायता से, जो मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशंस थीं, उनका विश्लेषण करके विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अस्तित्व की घोषणा की थी। और वो कैसे कर पाए थे कि उन्होंने प्रकृति की सिमेट्री को देखते हुए उन्होंने ये सोचा था कि जो फैराडे का विचार है, और उस विचार को केवल विचार ही नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हुआ था। तो फैराडे के इस विचार से, फैराडे की ये जो थ्योरी थी कि परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो मैक्सवेल ने सोचा कि नेचर की सिमेट्री के आधार पर क्यों न परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ये विचार किया उन्होंने और इसको प्रूव भी करके दिखा दिया कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र भी परिवर्तीय चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। वाइस वर्सा है बच्चों, इससे ये उत्पन्न हो रहा है और इससे ये उत्पन्न हो रहा है, और इसी से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की घोषणा हो पाई थी। तो इसी कॉन्सेप्ट से ही विद्युत चुम्बकीय तरंगों का पता लगा था बच्चों। अब बात ये आती है कि मैक्सवेल ने ये अपनी थ्योरी दी थी, अब इसको एक्सपेरिमेंटली किसने बताया, मैक्सवेल की थ्योरी, मैक्सवेल्स के कॉन्सेप्ट के बहुत सालों बाद, कई वर्षों बाद सबसे पहले हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से उन तरंगों को उत्पादित करके दिखाया। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में इतना ही लिखा है कि हर्ट्ज ने प्रायोगिक प्रदर्शन करके इन तरंगों का उत्पादन किया, लेकिन बच्चों इतनी बात से बात क्लियर नहीं हो पाती है। वैसे ये हायर एजुकेशन की बात है, आप ग्रेजुएशन में इन चीज़ों को पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन थोड़ी सी जानकारी में, ज़्यादा डिटेल बात नहीं कर रहा, लेकिन ये भी जानना एक ज़रूरी है कि ये तरंगें उत्पन्न कैसे की थी उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में, अपनी प्रयोगशाला में इन तरंगों को कैसे उत्पन्न किया था।
यानी मैक्सवेल ने तो केवल सिद्धांत दिया था बच्चों, बहुत गजब का सिद्धांत था, एक बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन उन्होंने तरंगें उत्पन्न नहीं की थी। वो सबसे पहले किसने की बच्चों? आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले किसने उत्पन्न की? हर्ट्ज ने। किस ईयर में बच्चों? सन 1887 में हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैंने पहले से ही बना रखा है समय की बचत के लिए। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको ध्यान में आ गया पिछले लेक्चर्स की बात, कि मैं एक बार फिर रिवाइज करूंगा कि 1865 में जो मैक्सवेल ने थ्योरी दी, वो एक नेचर की सिमेट्री को देखते हुए उन्होंने कंसेप्ट निकाला कि 1831 की फैराडे की खोज। और बच्चों देखिए, 1831 में जो फैराडे ने अपना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम दिया, वो भी एक सिमेट्री के आधार पर दिया। उन्होंने क्या सोचा कि जब विद्युत धारा चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, तो चुम्बकीय क्षेत्र क्यों न विद्युत धारा उत्पन्न कर दे। तो बच्चों सिमेट्री से देखें कितनी कितनी खोजें हुई हैं। ये बात उनके दिमाग में कब आई थी? जब सन 1820 में ऑर्स्टर ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि विद्युत धारा चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो इसके विपरीत चलते हुए फैराडे ने यह बता दिया कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, जिससे कि विद्युत फ्लक्स परिवर्तित होगा, यानी विद्युत फ्लक्स को परिवर्तित करें तो वहाँ प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। इसका उल्टा लेके चले तो फैराडे ने अपना नियम दिया। फैराडे के नियम को हम ऐसे कह सकते हैं कि परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका उल्टा सोच के मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कॉन्सेप्ट को उजागर किया। तो बच्चों सिमेट्री का, नेचर की सिमेट्री का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब चलते हैं कहाँ पर, एक बात और बता दें, ये कॉन्सेप्ट जो मैक्सवेल ने दिया कि विद्युत क्षेत्र से परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, ये हमने एक कंडेंसर, एक कैपेसिटर को चार्ज करके समझाया था, वहाँ विस्थापन धारा आई थी। तो इतना डिटेल में, इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम जो मैक्सवेल बात लिख गए थे उसको सच करके दिखाने का समय आ गया है, जिसको सच करके किसने दिखाया? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट था, एक बहुत रोचक एक्सपेरिमेंट था, और क्रांति आ गई थी संचार के क्षेत्र में। आजकल हम लोग रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होता है, दूरसंचार की जितने भी साधन हैं, जो कुछ आप देखते हैं संचार होता है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, समझ रहे हैं ना, एक जगह के संदेश को दूसरी जगह भेजना। ज़्यादा अब विस्तार में नहीं जाएंगे। तो कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसकी जड़ यही है हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन करके दिखाया था। तो उन्हीं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की सहायता से ही बच्चों आज संचार हो रहा है। आज हम सेल फोन से बात कर लेते हैं, बहुत दूर स्थित व्यक्ति से भी, बहुत दूर के कार्यक्रम को, प्रोग्राम को हम अपने टेलीविज़न पर लाइव देख लेते हैं। बहुत सारे संचार हो रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी तार की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है कि नहीं बच्चों? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को हम देखें तो सही कैसे उत्पन्न की थी। तो चलें, कम टू द पॉइंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो कि हर्ट्ज ने अपनी लेबोरेटरी में किस सन में किया था बच्चों? 1887 में। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट की बनावट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से ये सेटअप तैयार किया गया है बच्चों। तो देखें, आपको इस ग्रीन बोर्ड पर एक सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है। अभी आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर आपने क्या बना दिया है। तो बच्चों ये जो पोर्शन बनाया है ये है प्रेरण कुंडली। ये क्या है बच्चों? प्रेरण कुंडली। धीरे धीरे सब बात आएगी। दैट इज, प्रेरण कुंडली को क्या कहेंगे? इंडक्शन कॉइल। प्रेरण कुंडली यानी इंडक्शन कॉइल है बच्चों। थोड़ा शोर हो रहा है, थोड़ी देर हम रुकेंगे। हाँ तो बच्चों शोर थोड़ा कम हो गया है। भाई देखिए गलियों में
कुछ ना कुछ बेचने वाले निकलते रहते हैं, उनसे थोड़ा शोर होता है। हम बात कम टू द पॉइंट ये हो रही थी, ये हमने क्या बनाया है बच्चों, प्रेरण कुंडली। अब आप कहेंगे सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ये होता क्या है प्रेरण कुंडली, इंडक्शन कॉइल हम तो जानते नहीं, लेकिन जान जाएंगे। पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये दो प्लेट्स हैं बच्चों, इस प्लेट को मैं नाम देता हूँ P1 और एक प्लेट P2। जैसे आपने कैपेसिटर यानी संधारित्र पढ़ा था, उसमें दो प्लेटें पड़ी थी, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, वैसे ही ये दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। ये प्लेटें बच्चों मेटल की बनी हुई हैं। ये प्लेट्स जो हैं ये तांबे की, कॉपर या जिंक, जस्ते की, किसी की हो सकती हैं, या तांबे की ले लो या जिंक की ले लो, मेटल्स हैं, मेटल की दो प्लेटें हैं। इन दोनों प्लेट्स को हमने दो रॉड से जोड़ा है बच्चों। एक रॉड आपको, ये भी मेटल की रॉड है, धातु की रॉड है, ये रॉड दिखाई दे रही है, एक ये रॉड है, ये रॉड है, ये धातु की बनी हुई है, मेटेलिक रॉड है। इस रॉड को मैं नाम दे देता हूँ R1 और इस रॉड को R2। इस रॉड का एक सिरा प्लेट से कनेक्टेड है और दूसरे सिरे पर एक मेटल का ही यानी धातु का ही एक स्फीयर यानी गोला कनेक्ट कर दिया जाता है। ये बच्चों धातु का गोला है, स्फीयर है धातु का गोला, इसको मैं नाम दे देता हूँ S1। और ये दूसरी रॉड का एक एंड प्लेट से कनेक्टेड है और दूसरे सिरे से भी एक गोला जोड़ दिया जाता है, स्फीयर S2। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, S2। बच्चों ध्यान से सुनते रहिए, बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस एक्सपेरिमेंट में। आपको साइड बुक्स में ये मिल जाएगा, NCERT में ये नहीं है। ये दो स्फीयर S1 एंड S2, ये दो प्लेट्स, ये दो मेटल रॉड, ये प्रेरण कुंडली। आगे ये क्या है बच्चों, ये एक धातु का यानी मेटल का एक छल्ला है यानी मेटलिक रिंग है, ठीक है ना। इसके ये दो सिरे, खुली हुई रिंग है बच्चों, बीच में ये ब्रेक है। रिंग यानी चूड़ी, आप जानते हैं, रिंग है, छल्ला है, धातु का बना हुआ मेटलिक रिंग। तो इस मेटलिक रिंग के जो दो सिरे हैं, इन पर भी दो स्फीयर्स, धातु के दो स्फीयर्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं, एक गोला ये और एक गोला ये। अब बच्चों ये आपको हाथ में पहनने वाले कंगन जैसी आकृति दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। इस गोले को मैं S1 नाम इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि S1 यहाँ भी लिख दिया है, लेकिन S1 डैश कर देता हूँ, इस गोले को S2 डैश कर देता हूँ। तो ये रहा बच्चों स्ट्रक्चर जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप है। क्लियर, सब चीज़ें समझ में आ गई हैं। और इन रॉड की सहायता से इस प्रेरण कुंडली को हमने एक वायर्स की सहायता से जोड़ दिया है। इस प्रेरण कुंडली को इन रॉड से, वायर से कनेक्ट करके, तार से जोड़ करके हमने इससे जोड़ दिया है बच्चों। तो ये रहा इस सेटअप के बारे में, इस एपरेटस के बारे में। अब ये कहेंगे सर अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात विशेष समझ में नहीं आई। समझ में आएगी। अब शुरुआत करेंगे पहले यहाँ से। अब आप सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, देखो वो एक बच्चा पूछ रहा है हमसे कि सर ये प्रेरण कुंडली तो समझा दो। तो चलिए कम टू द पॉइंट, पहले हम बात करते हैं कि ये प्रेरण कुंडली है क्या। प्रेरण कुंडली, तो पहले इसकी बात करते हैं, दैट इज इंडक्शन कॉइल है क्या। अब मैं यहाँ इंडक्शन कॉइल नहीं लिख रहा, वहाँ लिख दिया है। बच्चों प्रेरण कुंडली उच्च विभवांतर प्राप्त करने के काम में आती है। बहुत हाई वोल्टेज, ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है ना, 10,000, 15,000, 20,000, काफ़ी हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के काम आती है ये इंडक्शन कॉइल, ये प्रेरण कुंडली। तो आप कहेंगे सर हाई वोल्टेज तो ट्रांसफार्मर से भी प्राप्त होते हैं, तो क्या ये ट्रांसफार्मर ही है। तो बच्चों आपकी बुक्स में केवल इतना ही दिया होगा, प्रेरण कुंडली के बारे में कुछ नहीं समझाया होगा, लेकिन मैं यहाँ एक संक्षेप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रेरण कुंडली में भी ट्रांसफार्मर की तरह दो कुंडलियाँ होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीयक कुंडली। जैसे मैंने ये बनाया बच्चों, ये प्रेरण कुंडली की आउटलाइंस बना दी। तो बच्चों ये सेकेंडरी कॉइल, इसमें सेकेंडरी कॉइल में मिलियंस ऑफ टर्न्स होंगे, यानी दसियों लाख
कि कोटि में फेरों की संख्या होगी द्वितीयक कुंडली में, जिससे कि बहुत हाई वोल्टेज हमें थाउजेंड्स वोल्ट की कोटि का मिल सके। तो इसमें फेरों की संख्या बच्चों मिलियंस और मिलियंस में है, ठीक है ना। बहुत फेरे हैं, मिलियन समझते हैं 10 लाख, तो 10 लाख के ऑर्डर का मतलब 11 लाख भी हो सकते हैं, 12 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 13 लाख भी हो सकते हैं, यानी लाखों में है संख्या, दसियों लाखों में। ये सेकेंडरी कोयल, एक प्राइमरी कोयल होती है, दैट इज सेकेंडरी कोयल एस, और एक प्राइमरी कोयल होगी बच्चों इधर। इसमें फेरों की संख्या बहुत कम होती है, टेंस और हंड्रेड्स के ऑर्डर में होती है, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो। सुन रहे हैं ना, ये संख्या जो होती है टेंस और हंड्रेड्स में होती है। टेंस के ऑर्डर से लेके 100 का मतलब ये नहीं 100 ही होगी, 110, 115, 116, मतलब ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ मिलियंस के ऑर्डर में होगी, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 इस ऑर्डर में होगी। तो इसमें बहुत हाई, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में फेरे हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि आपने ट्रांसफॉर्मर में पढ़ाया था, फिर अंतर कहाँ है। ट्रांसफॉर्मर में बताया था बच्चों एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीयक कुंडली, इधर एसी वोल्टेज लगाया जाता है, लो वोल्टेज अगर है तो ज़्यादा फेरों वाली अगर सेकेंडरी कॉइल है तो हमें बहुत हाई वोल्टेज मिल जाता है। फिर इसको प्रेरण कुंडली क्यों कह रहे हो, हमें तो ट्रांसफॉर्मर लग रहा है। तो बच्चों यहाँ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। देखें ये कुंडलियाँ भी बच्चों एक कोर पर लिपटी हुई होंगी, जैसे ट्रांसफॉर्मर में एक कोर पर लिपटी होती हैं। फ़र्क कहाँ है फिर, तो बच्चों ध्यान दें, थोड़ा गौर से समझें, ध्यान से सुनें कि ये प्रेरण कुंडली भी एक ट्रांसफॉर्मर ही है, ट्रांसफॉर्मर का एक टाइप है, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर की ही एक अवस्था है। फिर फ़र्क कहाँ है कि बच्चों ट्रांसफॉर्मर में हम एसी वोल्टेज लगाते थे। कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों ट्रांसफॉर्मर का, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण, कि जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। दूसरी कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी हुई है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है और वहाँ वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। यही तो सिद्धांत था। यहाँ क्या लगाते थे हम ट्रांसफॉर्मर में, एसी वोल्टेज, क्योंकि एसी वोल्टेज परिवर्ती होता है बच्चों, टाइम बेरिंग है, बदल रहा है समय के साथ। जब करंट टाइम के साथ बदल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बदलने से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और चुंबकीय फ्लक्स के बदलने से द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा और वहाँ अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम के अनुसार दूसरी कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी कुंडली के दोनों सिरों पर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट था। तो बच्चों हमने बताया था कि ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम नहीं करता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डीसी कनेक्ट कर दें, जैसे एक बैटरी लगा दें, तो डीसी वोल्टेज लगाने से क्या होगा, कांस्टेंट करंट बहेगी, कांस्टेंट करंट होगा, विद्युत धारा कांस्टेंट होगी, नियत होगी, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स नियत रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, प्रेरण की घटना नहीं होगी। दूसरी कुंडली में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा बच्चों। तो डीसी पर यह काम नहीं करता था। लेकिन अगर हम इसको डीसी पर काम कराने लगें तो वो बन जाता है प्रेरण कुंडली। तो है ना एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। तो ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी कॉइल पर एसी जोड़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ एसी सोर्स जोड़ दिया, एसी, तो बच्चों ये एक ट्रांसफॉर्मर हो गया। ध्यान से समझना, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा बच्चों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक चीज़ को। तो ये क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मर। और अगर मैंने यहाँ पर एक दिष्ट धारा स्रोत यानी बैटरी जोड़ दी तो ये बन गई इंडक्शन कॉइल। अब आप कहेंगे सर ये अब ये काम कैसे करेगा, तो इस डीसी करंट को जो कांस्टेंट है बच्चों उसको हम बहुत तेज़ी से बंद कराते रहते हैं। जैसे करंट इसमें फ्लो हो रही है फिर तुरंत शून्य कर देंगे, शून्य हो गई, पहले बह रही थी फिर शून्य हो गई, धारा में परिवर्तन आ गया। जैसे मान लो 2 एम्पियर बह रही थी, फिर हमने इंटरप्ट कर दिया करंट को, करंट शट डाउन कर दी, करंट को ख़त्म कर दिया तो करंट 0 हो गई। तो करंट में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होगा, द्वितीय कुंडली में भी ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्लियर। डीसी को क्या करना पड़ेगा, हमें
टुकड़ों में भेजना पड़ेगा, उसको कट 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 करके, जिससे फ्लक्स में चेंजिंग होती रहे। और ये काम कौन करता है बच्चों? इंटरप्टर। तो इस बैटरी के साथ एक इंटरप्टर भी लगाते हैं, ये उसको बार बार कट करता रहेगा। पूरी टेक्नोलॉजी नहीं बतानी, इतना अंतर काफ़ी है कि ट्रांसफार्मर भी वोल्टेज को हाई कर सकता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को काफ़ी हाई कर सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। अब डीसी से हम हाई वोल्टेज कैसे प्राप्त करें, वो कौन करेगा? प्रेरण कुंडली। तो एक तरीके से बैटरी के साथ एक इंटरप्टर लगा के, एक बैटरी के साथ एक इंटरप्टर लगा दिया जाए जो कि उस करंट को कट करता जाए, तो करंट चेंज होती रहेगी और डीसी पर भी वो ट्रांसफार्मर कार्य करने लगेगा। और इस टाइप का ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा बच्चों? प्रेरण कुंडली। तो इधर अब प्रोसेस बाकी का सेम वही है। अभी जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत था वो यहाँ काम करेगा, यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसके फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा, क्योंकि ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है बच्चों? नंबर ऑफ टर्न्स पर, NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो जितने ज़्यादा लूप होंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ होगा, उतना ही ज़्यादा सिरों पर वोल्टेज होगा। क्लियर होगी बात? तो इधर जो फेरे हैं वो दसियों लाख के ऑर्डर में हैं, तो इधर वोल्टेज भी बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ थोड़े से वोल्टेज, थोड़े से डीसी वोल्टेज से ही, एसी की भी जरूरत नहीं है, बैटरी लगा कर कोई हाई वोल्टेज प्राप्त कर लेंगे बच्चों। तो ये कौन करेगा? प्रेरण कुंडली। अब एक बात ध्यान रखें, जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, सुनना ध्यान से, दूसरे एंड पर, कहाँ पर? दूसरे एंड पर, जो प्राथमिक कुंडली है उसके दूसरे एंड पर जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगा बच्चों, मैं इसे हटा दूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ध्यान बना रहेगा कि सर क्या क्या पढ़ाते गए, हमें अब ध्यान ही नहीं रहा, सर हटाते जा रहे हैं, तो आप यहाँ नोट भी करते जाएं। तो दूसरे एंड पर बच्चों इस प्रेरण कुंडली का कार्य क्या होता है कि बहुत हाई वोल्टेज उत्पन्न कर देने से वहाँ पर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा और एयर का इंसुलेशन टूट जाएगा और वहाँ एक चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये चिंगारी यानी स्पार्क उत्पन्न करने के काम भी आता है, इसलिए इसको हम स्पार्क कॉइल भी कह देते हैं। इंडक्शन कॉइल का एक और नाम क्या है बच्चों? इसे हटा दें ऊपर से, प्रेरण कुंडली यानी इंडक्शन कॉइल। अब स्पार्क कैसे उत्पन्न होगा थोड़ी देर बाद वहाँ बताएंगे, वहाँ भी बताना पड़ेगा बच्चों। चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, थोड़ी देर बाद बताएंगे ना कैसे। तो इसीलिए इसको हम, इस कुंडली को एक और नाम देते हैं स्पार्क। चिंगारी को क्या कहते हैं? स्पार्क। अब ये मत पूछना भाई चिंगारी क्या होती है, चिंगारी तो नहीं पूछोगे। आपने एक गाना सुना होगा, चिंगारी कोई भड़के, आगे नहीं सुनाऊंगा। चलिए, चिंगारी उत्पन्न हो गई बच्चों, तो इसीलिए इसको हमने स्पार्क कॉइल कह दिया। चलिए अब कम टू द पॉइंट। अब उम्मीद है कि मैंने संक्षेप में आपको प्रेरण कुंडली समझाने की कोशिश की है और आपके समझ में आ गई होगी। तो बच्चों एक काम कर लेते हैं, आपकी बुक्स में केवल ऐसे उसका आउटलेट बना दिया होगा कि ये प्रेरण कुंडली हो गई। अब चूंकि हमने आपको प्रेरण कुंडली बना ली, वो प्रेरण कुंडली कैसी होती है ये बता दिया, तो अब हम इसमें थोड़ा सा फिगर में अपनी तरफ से सुधार कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो बच्चों हम इसको, इस सर्किट को और क्लियर करने के लिए हम एक काम और कर लेते हैं कि इधर द्वितीय कुंडली भी दिखा देते हैं। इतना बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे उत्पन्न की थी हर्ट्ज़ ने वो जादू वाली तरंगें। वो जादू वाली तरंगें हैं बच्चों कि आप इतनी दूर का कार्यक्रम घर पर टीवी रिमोट से ऑन करते ही कितना आनंद उठाते हैं, अच्छी अच्छी मूवी देख लेते हैं, अच्छे गाने सुन लेते हैं, क्रिकेट देख लेते हैं, बहुत सारी गेम्स देख लेते हैं, यानी पूरा आनंद उठाते हैं, एंटरटेनमेंट पूरा करते हैं आप। लेकिन किसकी वजह से बच्चों? हर्ट्ज़ की वजह से। तो बच्चों पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं? हम कितना आनंद उठा रहे हैं, कितना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, वो उसके पीछे उसकी जो जड़ है वो यही एक्सपेरिमेंट है, दैट इज़ हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट। ये प्राइमरी कॉइल के कम लूप्स दिखा देते हैं।
अब इधर का सर्किट भी बना दूं बच्चों। जब मैंने प्रेरण कुंडली आपको समझाई दी है तो आपको ध्यान भी बना रहेगा कि सर ने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की है, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मर दूसरे प्रकार का है, इसीलिए इसको स्पेशली क्या नाम दिया है। अब बच्चों इंटरप्टर को मैं बना नहीं रहा, जैसे अभी हमने प्रेरण कुंडली की आउटलेट बना ली थी, वैसे ही यहाँ मैं यहाँ इंटरप्टर बना देता हूँ। ये डीसी धारा को टुकड़ों में भेजेगा। ये क्या है बच्चों, आई लिख दूँ, यहाँ लिख दूंगा फिर मैं आई फॉर इंटरप्टर। तो ये रहा बच्चों प्रेरण कुंडली। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज। बस इतना सिखाना था, यहाँ तक आप आ गए। अब आगे बढ़े इस एक्सपेरिमेंट पर। इधर का पोर्शन क्लियर, यहाँ डीसी बैटरी लगाई। बच्चों बैटरी में तो वोल्टेज बहुत कम होते हैं ना, तो बहुत कम वोल्टेज, वो भी डीसी वोल्टेज है। और इधर हमें क्या मिलेगा, हाई एसी वोल्टेज, पल्स वाला वोल्टेज, पल्स की फॉर्म में। हाई एसी वोल्टेज कैसा होगा, पल्स में होगा। ये दैट इज दिस साइकिल चेंज होता रहेगा। चलिए कम टू द पॉइंट, यानी ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी। क्योंकि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि हमें आवेश को वैद्युत दोलन कराने हैं, आवेश को दोलन कराने हैं, क्योंकि दोलन करता हुआ आवेश ही विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करता है। ये बात बताई गई थी बच्चों, सिद्धांत था, बात थी, करके नहीं दिखाई थी। उसी बात को करके कौन दिखा रहे हैं, दुनिया के महान साइंटिस्ट हर्ट्ज। इसी खोज के पीछे बच्चों में एक बात बता दूं, आप आवृत्ति का मात्रक पढ़ते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों, आप कहेंगे हर्ट्ज। तो इसी सम्मान में आवृत्ति के मात्रक को इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है ना। जबकि आवृत्ति का मात्रक तो पर सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या। तो चलिए कम टू द पॉइंट। प्रेरण कुंडली से हमने उच्च विभवांतर प्राप्त कर लिया है। आगे आते हैं। ये बच्चों मैंने अभी बता दिया, कॉपर या जस्ते की 2 प्लेट्स हैं बच्चों। एक जानकारी और दे दूं, जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था उस समय उन्होंने इन प्लेट्स का जो साइज था वो अप्रॉक्सीमेट 4 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 4 बोल रहा हूँ बच्चों, मिस्टेक हो जाती है। दैट इज़ ह्यूमन मिस्टेक, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन मिस्टेक। कि मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते इतना खो गया हूँ कि कभी कभी मुझे ध्यान नहीं रहता मैं क्या बोल रहा हूँ। यही फिजिक्स वालों की कमजोरी होती है। एक बच्चे ने आज कमेंट भेजा है, मैंने ध्यान दिया कि बच्चों जब मैंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ाया था तब मैं इतना खो गया था कि मैंने ये बताया कि ऑस्टर ने 1820 में बात की थी। फिर मैंने ये कहा कि 11 साल बाद फैराडे ने इस बात का उल्टा सोच के फैराडे ने 11 साल बाद, तो 11 साल बाद बच्चों 1820 के 11 साल बाद 1831 आएगा। इतना तो एक साधारण बच्चा भी जोड़ लेगा, लेकिन हो सकता है एक बच्चे ने कमेंट किया है तो मैं वहाँ पर बोल गया हूँ 1931, 111 साल। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि मुझे 11 साल जोड़ने नहीं आते हैं। दिस इज़ माई सिली मिस्टेक एंड ह्यूमन मिस्टेक कि पढ़ाते पढ़ाते इतना खो गया हूँ कि मैं लिखना कुछ चाहता हूँ लिख कुछ गया। तो ऐसी मिस्टेक्स को बच्चों अवॉइड करना सीखो। ये एक्सपेरिमेंट किस सन में किया ये इतना मायने नहीं रखता। ये एक्सपेरिमेंट 1887 में किया कि 86 में किया कि 88 में किया, किस महीने में किया, टाइम क्या था, महीना क्या था, उस दिन कौन सा था, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, ये इतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आप टेलीविज़न देख रहे हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये सब हर्ट्ज की वजह से है। कैसे है, क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसी गलतियों को बच्चों, ठीक है आपने कमेंट किया है, थैंक यू फॉर कमेंट, मुझे ध्यान दिलाने के लिए कि मुझसे ऐसी मिस्टेक हो गई है बच्चों। तो उस लेक्चर की मेरी इस मिस्टेक को उम्मीद है क्षमा कर देंगे, ये सोच के कि ये पढ़ाते पढ़ाते खो जाने में, इतने तल्लीन हो जाने में की गई मिस्टेक है कि उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए कम टू द पॉइंट बच्चों, कहाँ बात चल रही थी देखिए, फिर हम भटक जाते हैं बच्चों, भटकना नहीं चाहिए। तो बात आ रही थी कि हमने यहाँ हाई वोल्टेज, नहीं, बात ये नहीं थी बच्चों, कहाँ पर थे, हाँ एरिया की बात कर रहे थे, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, दोनों प्लेट के बीच की दूरी बच्चों
60 सेंटीमीटर थी, ध्यान रखेंगे। और ये जो दो स्फीयर्स दिख रहे हैं S1 S2, इन गोलों के बीच की दूरी बच्चों S1 और S2 के बीच की जो दूरी है 2 से 3 सेंटीमीटर तक। अब कहेंगे सर 2 या 3। इन गोलों को इस रॉड पर ऊपर नीचे खिसका सकते हैं बच्चों, स्लाइडिंग स्फीयर्स हैं ये, तो घटा बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने 2 से लेकर 3 रखी थी, कभी 2 कभी थोड़ी बढ़ा ली घटा ली। प्रयोग एक फिक्स एक ही बार में प्रयोग थोड़ी कर लिया, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की तरंग उत्पन्न की। तो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक का गैप, यानी ये गैप बहुत कम था। और कौन सा गैप है बच्चों? यहाँ कोई मीडियम नहीं है, एयर है, एयर गैप है। ये गैप कौन सा है? एयर गैप। ये जो गैप आपको दिख रहा है ये है एयर गैप, और इसी गैप में चिंगारी उत्पन्न होने जा रही है बच्चों। तो इसीलिए इस गैप को स्पार्क गैप भी कह देते हैं, स्पार्क गैप। ये गैप क्या कहलाता है? स्पार्क गैप भी कहलाता है। अब चिंगारी कैसे उत्पन्न होगी? क्यों भाई, डर तो नहीं लग रहा चिंगारी से? मुझे तो बहुत डर लगता है भाई, आपको नहीं लगता? कोई बात नहीं, चलिए बात करते हैं आगे की प्रोसेस की। वहाँ तक अभी नहीं जा रहे, पहले यहाँ के फिनोमेना को समझ लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगा क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा। कम टू द पॉइंट। तो देखें बच्चों, ये प्लेटें जो हैं, ये आपको दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन है, एक संधारित्र का काम कर रहा है, दैट इज सी। ये कुंडली और ये रॉड्स, ये वायर्स, ये कनेक्टिंग, इस वायर्स का, इस रॉड का भी कुछ प्रेरकत्व होगा, एल होगा, इस कुंडली का भी एल होगा। तो ये कॉम्बिनेशन एक तरीके से क्या बना रहा है बच्चों? एलसी सर्किट, एलसी परपथ। और कल के लेक्चर में ही मैंने पढ़ाया था बच्चों एलसी परपथ से कैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगें बनती हैं। तो उसी बात को, उसी सिद्धांत को हर्ट्ज यहाँ एक्सपेरिमेंटली करके दिखा रहे हैं, मैक्सवेल के सिद्धांत के कई सालों बाद। अब आप निकाल लेना बच्चों साल, क्योंकि वही घटाने जोड़ने में मुझसे फिर ह्यूमन मिस्टेक हो जाएगी। उन्होंने 1865 में सिद्धांत दे दिया था बच्चों, बात बता दी थी, लेकिन उन्होंने अपना जो लॉ है किस सन में पेटेंट कराया हो, अपनी पुस्तक कब छपवाई हो, उनका नियम संसार में कब आया, ये बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। सन इधर उधर हो सकती है तो डाउट न किया करें। तो कम टू द पॉइंट, क्या बन गया बच्चों? ये जो सर्किट है क्या बन गया? एलसी सर्किट। और यही तो बनाना था बच्चों हमें। अब ये नहीं बताऊंगा कल, जो बता चुका हूँ कि कैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग बनी थी। पूरी थ्योरी मैंने आपको बता दी थी कि आवेश कैसे ऑसिलेट कर रहा था, आवेश ऑसिलेट कर रहा था, आवेश दोलन कर रहा था एलसी परपथ में, बताया था कल। और वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी ऑसिलेट कर रहा था, वैद्युत क्षेत्र भी दोलनी था, और दोलनी वैद्युत क्षेत्र ने दोलनी चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न किया था, और दोलनी चुम्बकीय क्षेत्र ने दोलनी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया था, और बन गई थी वैद्युत चुम्बकीय तरंग। अब यहाँ आ जाइए, जब यहाँ पर हाई वोल्टेज क्रिएट हो गया बच्चों, बहुत हाई वोल्टेज, जब वोल्टेज हाई होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र भी बहुत हाई होगा। तो वैद्युत क्षेत्र के हाई हो जाने से यहाँ इन दोनों गोलों के बीच में जो एयर का गैप है, एयर में से बच्चों एयर क्या है? इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक है। तो इंसुलेटर है, उसमें से करंट पास नहीं होती है। यहाँ कितना ही वोल्टेज लगा दें, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। लेकिन उसके वैद्युत रोधन की, उसके इंसुलेशन की भी एक सीमा है, जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं बच्चों, पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कैपेसिटर वगैरह जब पढ़ाया था, कि जो एयर है उसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी कहते हैं। वैद्युत रोधन इंसुलेशन टूट जाता है और वहाँ पर चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पर एक चिंगारी उत्पन्न होती है। तो बच्चों जब वोल्टेज इतना हो जाएगा कि वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर का वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर देगा, इतना, तो इंसुलेशन टूट जाता है और वहाँ गैस का आयनीकरण होता है, आवेश उत्पन्न होते हैं, और वहाँ पर एक चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आवेश डिस्चार्ज होना चाहता है। कैसे? आप एक काम करना, आपके घर में एक बैटरी होगी, बैटरी रखी हुई है बच्चों, किसी से कनेक्ट नहीं है, बैटरी रखी हुई है। तो जैसे ये बैटरी रखी हुई है, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है
और एक नेगेटिव टर्मिनल है। दिख रहा है आपको? यहाँ कुछ नहीं हो रहा बच्चों, बैटरी ऐसे ही रखी हुई है, ठीक है ना। ल्यूमिनेंस की हो, एक्साइड की हो, किसी की हो, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एयर है, कोई फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन आपने एक बात मतलब चिंगारी बताना चाह रहा हूँ, एक वायर इससे कनेक्ट कीजिए और एक वायर इससे कनेक्ट करके लाइए और दोनों वायर्स को ऐसे टच कराइएगा, चिंगारी निकलती है, वही स्पार्क है बच्चों, समझ रहे ना। तो यहाँ वैसे ही चिंगारी उत्पन्न होगी, आयनीकरण हो गया गैस का, वैद्युत रोधन टूट गया, इंसुलेशन टूट गया, क्योंकि वोल्टेज इतना हो चुका है कि इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस लिमिट को क्रॉस कर लिया है, उसने पार कर लिया है इस सीमा को। यानी जब इतना वोल्टेज हो जाए कि 1 मीटर की लेंथ पर इतना वोल्ट हो, यानी इतनी वैद्युत क्षेत्र हो कि 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, तो वहाँ वैद्युत रोधन टूटा, चिंगारी उत्पन्न हुई। चिंगारी उत्पन्न हुई बच्चों, ठीक है ना, समझ रहे हैं। चिंगारी हुई। यहाँ चिंगारी को कैसे दिखाएं भाई, चिंगारी कैसे ही दिखा दो बच्चों। यहाँ स्पार्किंग हुई, जैसे बादल टकराते हैं तो एकदम बिजली, वो भी एक चिंगारी होती है बच्चों, ठीक है ना। अब देखें अब क्या हुआ यहाँ बच्चों। यहाँ होंगे एलसी ऑसिलेशंस ही, जो कि हमने पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। अब वो यहाँ इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करना, यहाँ हम प्रयोग का डेमोन्स्ट्रेशन बताने जा रहे हैं। अब यहाँ विद्युत चुम्बकीय तरंगें बन चुकी हैं, ठीक है ना। ये जो एलसी सर्किट बना है, एलसी सर्किट, ये जो सर्किट है एलसी सर्किट, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो भी दोलनी है। वैद्युत क्षेत्र कैसा है बच्चों? दोलनी वैद्युत क्षेत्र है। उसकी आवृत्ति कितनी है, कितनी आवृत्ति से दोलन कर रहा है, तो कितनी आवृत्ति से दोलन कर रहा है उसको कैसे निकालते हैं बच्चों? न्यू = 1/2π√LC। एलसी परपथ वाले चैप्टर में, एलसी ऑसिलेशन वाले चैप्टर में, टॉपिक में भी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, इतनी आवृत्ति। अब इस सर्किट का L कितना है, इस संधारित्र का C कितना है, वो यहाँ रख दिया जाए तो आवृत्ति कितनी है वो पता लग जाएगी। तो इस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है इन डाटा के साथ, हर्ट्ज़ के इस एक्सपेरिमेंट में, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी है बच्चों न्यू = 5 × 10⁻7 हर्ट्ज़, ठीक है ना। इतनी आवृत्ति से वहाँ वैद्युत दोलन हो रहा है। तो आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है वो इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न हो गई हैं, लेकिन वो दिख नहीं रही बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं दिखती हैं, केवल प्रकाश दिखता है हमें, ठीक है ना। हमारी आँख केवल प्रकाश को देख सकती है। प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, वो आगे चर्चा में आएगी। प्रकाश को छोड़कर, ये नहीं कि प्रकाश ही विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक व्यापक क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। गामा तरंगें, रेडियो तरंगें, एक्स तरंगें, एक्स किरणें, बहुत सारी तरंगें हैं जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो यहाँ जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं वो हमें दिख नहीं रही। क्योंकि अब आप कहोगे सर प्रकाश तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में। तो बच्चों यहाँ एक दिक्कत है कि प्रकाश तरंगों की वेवलेंथ अगर हम देखें, पीले प्रकाश की तरंग 5000 एंगस्ट्रॉम करके उसकी फ्रीक्वेंसी निकालें, तो वो जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि आजकल जितनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास इस एलसी ऑसिलेटर की, उतनी फ्रीक्वेंसी हम पैदा नहीं कर सकते, वो बहुत उच्च आवृत्ति हो जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ थोड़ी दिक्कत है। तो यहाँ जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं वो वाली हैं जिन्हें हमारी आंख नहीं देख पाती, हमारी आंख उन तरंगों के लिए संवेदनशील नहीं है। तो कैसे पता करें कि यहाँ तरंग उत्पन्न हुई है, कैसे मान लें भाई, हम कैसे मान लें कि यहाँ विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न हो गई, हर्ट्ज़ के कह देने से कैसे मान लें? तो उन्हें दिखाने के लिए उनकी उपस्थिति का कि वो उत्पन्न हो चुकी हैं, आगे एक संसूचक लगाया गया है बच्चों। इसके बारे में मैंने अभी बताया था, ये एक छल्ला है मेटल का, यहाँ पर 2 स्फेयर्स लगे हुए हैं, ये है संसूचक, डिटेक्टर। तो मैं डी नाम दे देता हूँ, संसूचक मीन्स डिटेक्टर, DETECTOR, डिटेक्टर, संसूचक। यही बताएगा यहाँ कुछ होगा, कुछ गड़बड़ होगी, वहाँ भी तो पता लगे यहाँ कुछ गड़बड़ हुई, यानी कौन आया, हमें तो दिखा नहीं, वहाँ गड़बड़ कौन कर गया, अभी पता लगेगा। तो बच्चों जब इन दोनों गोलों को मिलाने वाली जो रेखा है, इन दोनों गोलों को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, यहाँ पर जो रेखा है बच्चों दोनों गोलों को मिलाने वाली, वो इस तरीके, ये प्लेन है,
इस तरीके से है, और इन गोलों को मिला दिया जाए तब भी यही तल मिल रहा है। तो जब सेम समांतर तल हैं दोनों के, तो यहाँ भी एक चिंगारी उत्पन्न होती है, यहाँ भी चिंगारी उत्पन्न हुई बच्चों। अब एक बात बता दें हम, ये चिंगारी तब दिखेगी आपको कि इस परपथ यहाँ जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होंगी बच्चों, उनकी आवृत्ति उतनी होगी जितनी इस एलसी परपथ की आवृत्ति है। जितनी आवृत्ति से विद्युत क्षेत्र या चुम्बकीय क्षेत्र दोलन कर रहा है, उतनी ही आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होगी। तो यहाँ ये कब रिसीव करेगा उन तरंगों को, ये कब पता लगा पाएगा कब यहाँ चिंगारी उत्पन्न होगी, क्योंकि ये भी बच्चों एक एलसी परपथ बना रहा है। देखिए इस छल्ले का कुछ ना कुछ तो प्रेरकत्व होगा एल, ये दो गोले हैं, इन दो गोलों के बीच में गैप है, ये भी एक संधारित्र का काम कर रहे हैं। संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं जिनके बीच में गैप होता है। तो बच्चों ये एक संधारित्र और ये एल का काम कर रहा है, तो ये भी एलसी परपथ बना। इसकी भी अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति होगी। तो इस छल्ले का आकार बदल के, साइज बदल के इसकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। साइज बदल के एल बदलेगा, सी बदलेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए जितनी इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी है, तो इतना साइज उसका एडजस्ट करना पड़ता है, तभी इसकी फ्रीक्वेंसी, उन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की फ्रीक्वेंसी, इस परपथ की फ्रीक्वेंसी, इस परपथ की आवृत्ति, समझ रहे हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली तरंगों की आवृत्ति भी वही, और इस परपथ का आकार बदल के उसकी आवृत्ति भी उतनी ही कर लेंगे। तो क्या होगा बच्चों, अनुनाद होगा, रेजोनेंस, सेम फ्रीक्वेंसी हो जाती है। 11th में अनुनाद पढ़ाया था, अनुनाद पढ़ाया था। जब एक वस्तु जिस आवृत्ति से कंपन कर रही है, दूसरी वस्तु भी उसी आवृत्ति से कंपन कर रही हो, तो उस दूसरी वस्तु के जो आयाम हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, अनुनाद हो जाता है बच्चों संपर्क में लाने पर। तो कम टू द पॉइंट, अनुनाद आप जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, एलसीआर परपथ में अनुनाद पढ़ाया था, एलसी अनुनाद पढ़ाया था। तो यहाँ पर भी चिंगारी उत्पन्न हुई। भाई चिंगारी यहाँ उत्पन्न हुई थी, वहाँ कैसे पहुँच गई, वहाँ कौन ले गया, यहाँ तो कोई माध्यम ही नहीं है। तो बच्चों वही सिद्ध कर रहा है कि यहाँ से यहाँ की ऊर्जा यहाँ कैसे पहुँच गई, कौन ले गया। हमें तो दिखाई नहीं दी कि चिंगारी जाती हुई दिखी हो कि यहाँ से आग चली थी, आग की लपटें, चिंगारी गई थी ऐसे कर कर करके, चिंगारी यहाँ से ऐसे गई थी, ऐसे जा रही है, दिख रही है रास्ते में, ऐसा नहीं दिखता है। चिंगारी आपको यहाँ दिखेगी, यहाँ स्पार्क दिखाई देगा, यहाँ स्पार्क दिखाई देगा, और कहीं नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब उनको कौन ले गया, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो यहाँ से बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंगें चली और वहाँ तक ले गई। कम्युनिकेशन की बात अभी मैंने कहा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर देखो, है ना अच्छी बात, अब आप कहेंगे सर इसका रेडियो का, टेलीविज़न से, दूरसंचार से क्या संबंध है, उपग्रहों से, उपग्रह के कम्युनिकेशन से, और इससे कैसे क्या संबंध है। संबंध है, जब बच्चों कम्युनिकेशन होता है, सॉरी अब बच्चों एक साथ में क्या क्या समझाऊँ, बड़ा प्रेशर में हूँ आज इस टॉपिक को पढ़ाते समय कि समझ नहीं आ रहा आपको कितने अच्छे तरीके से समझाऊं। कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में बहुत कुछ सिखा सकूं। समय की बच्चों थोड़ा सा आपके पास भी अभाव रहता है कि फिजिक्स ही थोड़ी पढ़ते रहोगे, और विषय मैथ भी पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री भी पढ़नी है। चलिए, संचार का मतलब क्या है, एक सूचना को, एक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, ठीक है ना। हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं, वहाँ भी तो संचार कर रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हो, मेरी आवाज़ आप तक जा रही होती है, ये एक सीधा सीधा संचार हो गया। अब मैं यहाँ बैठ के, अमेरिका में कोई बैठा हुआ है उससे बात करना चाहता हूँ तो छत पे चढ़ के चिल्लाऊँ, और अमेरिका में जो आदमी अपनी छत पे खड़ा है उससे बात कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं इंडिया में खड़ा हूँ, वो अमेरिका में खड़ा है, दोनों लोग छत पर खड़े हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो मेरे सिग्नल को, मेरे बोले हुए सिग्नल को, मेरे ऑडियो सिग्नल को कहें या मुझको भी दिखाई दे जाए, जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं वो ऑडियो सिग्नल हो गया, वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो सिग्नल भी वहाँ पहुँच जाता है। तो ये तरंगें ही ले जाती हैं बच्चों। तो जो भेजने वाला होता है वो कहलाता है प्रेषी, ट्रांसमीटर। क्या कहलाता है? ट्रांसमीटर। और जो ग्रहण करता है उधर सूचना, वो कहलाता है रिसीवर यानी ग्राही। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, एक थोड़े से संक्षेप में ही बताना चाह रहा हूँ। तो हमारे इस सिग्नल को, हमारे इस संदेश को, हमारे इस मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? यही विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जो कि एक विशेष प्रकार की तरंगें, एक उनकी कैटेगरी वो हैं रेडियो तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें बच्चों बहुत हैं,
बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, आगे चर्चा करेंगे। तो उन विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्रकार जिसे हम रेडियो तरंग कहते हैं, वो रेडियो तरंगें हमारे सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, बीच में कोई माध्यम नहीं है, वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसी खोज से क्रांति हुई थी बच्चों। तो एक तरीके से अनजाने में हर्ट्ज ने ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही बना लिए हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिस्टेंस के लिए नहीं थे। लेकिन बच्चों एक एक्सपेरिमेंट की खोज, वो इस खोज से आगे सोचने पर मजबूर कर दिया था। फिर मॉडिफिकेशन होते रहे, ट्रांसमीटर बने, रिसीवर बने, और बहुत ज़्यादा किलोमीटर डिस्टेंस तक भी हम एक सिग्नल को दूसरे स्थान तक भेजने में सफल रहे। ये बाद की बात रही थी। हर्ट्ज के टाइम पर ये बहुत पास में रखा हुआ था, ज़्यादा दूरी तक वो नहीं भेज पाए थे, और उन्होंने कितनी आवृत्ति की और कितनी तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न कर पाई थी। शुरुआत थी ना बच्चों। इस कम्युनिकेशन का श्रेय भले ही हर्ट्ज को न जाए, लेकिन बीज किसने बो दिया था? हर्ट्ज ने उस क्रांति का बीज बो दिया था कि संचार टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आने वाली है। पौधा बड़ा होगा, उस पर जो फल आएंगे वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के होंगे। तो बच्चों एक तरीके से ये तरंगों को भेजने का स्रोत हो गया, यानी प्रेषी हो गया भेजने वाला। प्रेषक होता है ना, उससे प्रेषी बना। क्या बना? मैं कहाँ लिखूँ बच्चों? थोड़ा सा ऐसा करें, कुछ चीज़ें हटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले लें तो बच्चों समझ में आ जाना चाहिए। बुक से आप इसका नोट्स तो बना ही लेंगे, साइड बुक में आपके ये टॉपिक दिए होंगे। अब साइड बुक में पढ़ने से काम नहीं चलता, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास पूरा कर रहा हूँ। तो किसका बीज बो गया था बच्चों? संचार व्यवस्था का। संचार व्यवस्था जन्म लेना शुरू हो गई थी हर्ट्ज के इस एक्सपेरिमेंट से। कम्युनिकेशन सिस्टम, और उसमें क्या क्या होगा? यहाँ से सिग्नल भेजे जाएंगे और यहाँ ग्रहण किए जाएंगे। ये ट्रांसमीटर, और ये रिसीवर। ये प्रेषी कहते हैं इसको हिंदी में, और इसको ग्राही। अब ये मैं कम्युनिकेशन नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। कम्युनिकेशन पढ़ाने बैठ गया तो महीनों लग जाएंगे। यहाँ केवल एक मूल बात बताने जा रहा हूँ कि आप लोग ये सोच सकते हैं कि सर हर्ट्ज के इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिल गया? आपको ही तो सब कुछ मिला है, मुझे भी सब कुछ मिला है, पूरी दुनिया को सब कुछ मिला है भाई। आज हम इतना आगे बढ़ गए हैं, घर बैठे बैठे बटन दबाते ही सब काम हो जाते हैं। रिमोट से टीवी चला लेते हो, वहाँ भी तो बेतार तार से सिग्नल वहाँ तक पहुँच रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? तो ये सब इसी एक्सपेरिमेंट से ही उत्पन्न हुआ है। ये सब टेक्नोलॉजी का जन्म इसी एक्सपेरिमेंट से हुआ है बच्चों। तो इसको पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। आप हर बात में फ़ायदा ढूंढना चाहते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों कि पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही इस पर बेस्ड था। यहीं से क्रांति हुई थी कम्युनिकेशन की। तो खैर आपने ये देखा कि किस तरीके से हर्ट्ज ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन किया था। कुछ बातें और बतानी हैं जो इंटरेस्टिंग होंगी। एक बात और बच्चों, इस रिंग का साइज हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में जो था वो अप्रॉक्सीमेट 70 सेंटीमीटर था। ये बातें इतनी मायने नहीं रखती हैं, आपको ये प्रोसेस ज़्यादा मायने रखता है कि हम इन चीज़ों को चेंजिंग भी तो करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए इसका साइज़ चेंज करेंगे, इन प्लेट्स की डिस्टेंस भी चेंज करेंगे, साइज भी चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, एल और सी के मान बदल के फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उसी फ्रीक्वेंसी अलग फ्रीक्वेंसी की EM वेव उत्पन्न होगी, यानी अलग तरंग दैर्घ्य की EM वेव उत्पन्न होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो एक तरीके से एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। अब इसको हटा दें बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, इतना पोर्शन हटा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने दिखाया, आपकी शायद NCERT बुक में भी लिखा रखा हो कि इतने वेवलेंथ की तरंग, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि आपकी NCERT बुक में इतनी फ्रीक्वेंसी लिखी है या और कुछ बात की है, लेकिन चलिए वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। यार उन्होंने इतनी आवृत्ति, केवल इतनी ही नहीं, अभी थोड़ी देर बाद और बताऊंगा,
अब ये फ्रीक्वेंसी बच्चों किस पर डिपेंड करती है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया एल और सी पर। तो एल और सी के मान बदल के हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वहाँ सब चीज़ों की एक लिमिट है। अभी ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआत का एक्सपेरिमेंट था बच्चों, अभी इसमें इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, तो वहाँ एक सीमा थी कि कितने से कितने तरंग दैर्घ्य तक का ही वो प्रयास कर सके। तो इस फ्रीक्वेंसी से अगर वेवलेंथ निकालें तो आपने पढ़ा है न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा। इससे क्या मिलेगा बच्चों, लैम्बडा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू, सॉरी, और सी कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटे न्यू कितना है 5 × 10⁷, तो ये 10 टाइम्स कटा 30 हो गए अपॉन 5 6 मीटर, यानी 6 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंग उन्होंने उत्पन्न कर ली। ठीक है ना बच्चों, ये तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाई है मैंने। लेकिन बच्चों हर्ट्ज ने इसके अलावा जो तरंगें उन्होंने उत्पन्न कर पाई थी उनकी भी बात करेंगे। उससे पहले वो हम बात करेंगे बोस-आइंस्टीन। ये तो बच्चों देखो, ये एक्सपेरिमेंट जो है मैक्सवेल की बात को सिद्ध करने के लिए है कि क्या मैक्सवेल की बात सही है, प्रयोग करके देखें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होती भी है कि नहीं, उत्पन्न होती भी है कि नहीं, उसका अस्तित्व है भी या नहीं। तो ये प्रयोग केवल हर्ट्ज ने ही नहीं किया था। तो हम पहले हर्ट्ज की बात इसलिए पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हर्ट्ज ने कर लिया था, और लोगों ने भी किया है, उसकी भी तो अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और बताना चाहेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के साथ साथ ही हर्ट्ज ने यह बता दिया था कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें ध्रुवण भी करती हैं। ध्रुवण आप पढ़ेंगे, ध्रुवण की घटना भी करती हैं, अपवर्तन परावर्तन भी करती हैं, व्यतिकरण भी होता है, इनमें इंटरफेरेंस भी होता है। ठीक है ना, और ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। बात समझना, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। कल मैंने एक बात बताई थी बच्चों, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग जब बनाई थी तो मैंने ऐसे बनाया था कि ये विद्युत क्षेत्र है, ऐसे संक्षेप में बता रहा हूँ, और चुम्बकीय क्षेत्र इसके लंबवत बनाया था इस तरीके से। ये चुम्बकीय क्षेत्र बनाया था, आपस में लंबवत थे। तो अगर ई को देखें और बी को देखें तो ई के जो वाइब्रेशन हैं, तरंग इधर जा रही है, ई के वाइब्रेशन इस तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत है, तो ट्रांसवर्स नेचर हुई। अनुप्रस्थ तरंग हुई। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, आप पिछली कक्षाओं पढ़ के आ रहे हैं। जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो यहाँ देखो, तरंग ईएम वेव जा रही है इधर, ईएम वेव जो है वो इधर जा रही है, और ई के कंपन ऐसे हो रहे हैं, 90° का कोण बना, ई के कंपन ये, और तरंग जा रही है ये। और बी है बच्चों ये, बी ये, तो बी ये दिशा है, ये भी तो 90 का एंगल बन रहा है। बी की दिशा ये है बच्चों, बी ऐसे है, तरंग इधर जा रही है तो 90 का कोण, तो बी की दिशा भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। तो कैसी तरंग हुई, अनुप्रस्थ। अब इस बात की पुष्टि हर्ट्ज ने कैसे कर ली, उसको समझ लें कि ये तरंग ध्रुवण भी करती हैं और अनुप्रस्थ होती हैं। इसको एक्सपेरिमेंट से कैसे समझें, इसीलिए मैंने अभी इसको हटाया नहीं है बच्चों, तो इसकी बात कर लेते हैं कि देखें, अगर हम इस तल को समांतर रखते हैं, यानी ये मैं ऐसे बताता हूँ कि ये गैप ऐसे ऐसे है, इन दोनों गोलों का गैप भी ऐसे ऐसे है, इसी के पैरेलल रखा है, तो यहाँ चिंगारी उत्पन्न होती है। और इसी रिंग को अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, यानी दोनों गोले ऐसे हो गए, इनका तल ऐसे और इनका तल ऐसे, ध्यान से समझें, ये दो गोले को मिलाने वाली रेखा ब्लैक बोर्ड के तल में, इन दोनों गोलों को मिलाने वाली रेखा ब्लैक बोर्ड के तल में, तो यहाँ चिंगारी उत्पन्न हुई। और जब इसी गोले को मैं 90° ऐसे घुमा दूं तो एक गोला बच्चों यहाँ, एक यहाँ, ऐसे क्षैतिज तल में हो गया। तो अब इस डिटेक्टर का गोलों का तल और इसका तल लंबवत हो गए, तो यहाँ चिंगारी उत्पन्न नहीं होती। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, सॉरी बच्चों, हमारा माइक डिस्टर्ब हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं बच्चों ये कब से डिस्टर्ब हो गया था। कब का निकल गया है, हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। सॉरी फॉर
डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अभी इंटरप्टर पढ़ाया था। तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ, इस समय चिंगारी क्यों उत्पन्न हो रही है? देखें यहाँ पर इस समय वैद्युत दोलन इन दोनों प्लेट्स के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ऐसे होगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर तल में होगा। तो इससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चिंगारी यही तो उत्पन्न करेगा बच्चों, कौन? वैद्युत क्षेत्र, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। पीछे बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होते हैं। ये दोलनी वैद्युत क्षेत्र, दोलनी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न कर रहा होगा। अब ये दोलनी चुंबकीय क्षेत्र जब आगे बढ़ा, आगे जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग, तो दोलनी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो यहाँ दोलनी वैद्युत क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हो रहा है, तो विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा है और चिंगारी उत्पन्न हो गई। अब इसको हमने घुमा दिया बच्चों, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र जब दोनों गोलों के बीच में गया तो वाइब्रेशन ऐसे हैं, तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ वो लंबवत उत्पन्न हो गया दोनों गोलों के बीच में। एक गोला ये, वैद्युत क्षेत्र ये, कोई चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी। ठीक, वैद्युत क्षेत्र उन गोलों के एलोंग होना चाहिए था। इसका मतलब इस विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का तल फिक्स है। ये नहीं कि कभी वैद्युत क्षेत्र ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, ऐसा नहीं है। वैद्युत क्षेत्र अगर ऐसे चल रहा है तरंग में तो ऐसे ही जाएगा आगे। ध्यान से समझ गए, यानी फिक्स है तल। और चुम्बकीय क्षेत्र ऐसे है तो ऐसे ही जाएगा। एक बार फिर सुने, दोनों गोलों को मिलाने वाली रेखा समांतर हैं, एक सीध में है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है तो वैद्युत क्षेत्र वहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक भी पहुँच गया वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, ऐसे समझ लें। तो जब वहाँ तक पहुँच गया, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो गया। वैद्युत क्षेत्र उन्हीं गोलों के गैप के अलोंग है, और जब हमने गोले ऐसे कर दिए तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र दोनों गोलों के बीच में, एक गोला ये, वैद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, लंबवत थोड़ी क्रिएट हो जाएगा बच्चों, समझ रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र के अलोंग ही तो होगा। जैसे एक प्लेट पॉजिटिव ये है, एक प्लेट नेगेटिव ये है, तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे ही तो होगा और यहीं पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब वैद्युत क्षेत्र ऐसे है तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे कैसे उत्पन्न हो जाएगा इन दो बिंदुओं के बीच? नहीं हो सकता ना। पोटेंशियल डिफरेंस भी ऐसे ही होगा, विभव में परिवर्तन इसी के अलोंग हो रहा होगा। तो इसीलिए उसको घुमा देने से वहाँ चिंगारी उत्पन्न नहीं होती है। तो उससे ये सिद्ध हो रहा है कि इसका ओरिएंटेशन फिक्स है, यानी इसमें ध्रुवण होता है। ध्रुवण वाले चैप्टर में समझ में आ जाएगी बात। और प्रकाश तरंग ऐसे जा रही थी, भाई स्पार्क वहाँ तक पहुँचा है, इसका मतलब ईएम वेव ऐसे गई है। और हमें ये भी पता है कि वैद्युत के दोलन ऐसे हो रहे हैं, तो वैद्युत दोलन जब ऐसे हो रहे हैं तो जब ऐसे रखा है तब चिंगारी उत्पन्न हुई है, और चुंबकीय दोलन ऐसे हैं और तरंग जा रही है ऐसे, तो अनुप्रस्थ हो गई प्रकृति। उस वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ हो गई बच्चों। तो देखिए हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से क्या क्या बात सिद्ध हुई, और हर्ट्ज ने इन तरंगों की स्पीड भी कैलकुलेट की बच्चों। और स्पीड कितनी निकली? जितनी प्रकाश की चाल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं माइक की सिचुएशन, हाँ तो बच्चों अभी हमने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की सहायता से दिखाया कि हर्ट्ज ने किस तरीके से अपने एपरेटस से, अपने सेटअप से विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न किया। तो बच्चों जो हर्ट्ज ने विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न की, उनकी जो परास थी हर्ट्ज के द्वारा, हर्ट्ज ने जो सफलता प्राप्त की विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, उनकी वेवलेंथ 10 मीटर से लेकर 5 मीटर तक वेवलेंथ की विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न कर ली थी। ठीक है ना बच्चों, यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया, यहाँ इंग्लिश में, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सही कर लेना। तो हर्ट्ज ने कब? 1887 में। अभी बात की थी ना हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की। अब बच्चों
इस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के 7 साल बाद, आफ्टर 7 ईयर्स, अब बच्चों समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये बात मायने नहीं रखती है। आपकी एनसीईआरटी बुक में 7 साल बाद की लिखा है, न दिन लिखा है, न तारीख लिखी है, न कुछ। और एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता बच्चों, किसी भी एक्सपेरिमेंट में समय भी लगता है। तो बात ये हो रही है कि 7 साल बाद इंडिया के ही साइंटिस्ट हैं बच्चों, बोस, जिनका पूरा नाम क्या है, जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, नाम तो पता होना चाहिए बच्चों, जगदीश। अब कहेंगे सर ये भी पढ़ा रहे हो, नाम वाम भी पढ़ाते हो, क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई? जब वैज्ञानिक का नाम आपको पता नहीं है तो क्या फ़ायदा। जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस। कुछ बुक्स में आपको जेसी बसु भी लिखा मिल जाएगा, वो एक ही बात है बच्चों, कहने का फ़र्क है किस नाम से पुकारें। तो 7 साल बाद बोस ने भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन किया। अब उनके पूरे एक्सपेरिमेंट की डिटेल चर्चा नहीं होगी, यहाँ केवल एक बात बताई जाएगी कि ये क्रांति कैसे आगे बढ़ती चली जा रही थी। और ऐसा भी नहीं है बच्चों कि जेसी बोस ने हर्ट्ज की नकल की हो। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के बारे में जेसी बोस को कुछ पता नहीं था, क्योंकि उस समय बच्चों संचार के साधन इतने अच्छे नहीं थे, उन्हें हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट की कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो इंडिपेंडेंटली किया, स्वतंत्र रूप से किया। हालांकि बेस इन्होंने भी किसको बनाया, मैक्सवेल्स थ्योरी को ही। वो तो थ्योरी थी ना, मैक्सवेल्स थ्योरी के बेस पर ही इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न की, लेकिन इन्होंने इनसे भी ज़्यादा आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न कर ली, यानी इनसे कम तरंग दैर्ध्य की। क्योंकि आवृत्ति बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ कम होती है तो आवृत्ति बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती है तो ऊर्जा भी बढ़ती है। E बराबर होता है बच्चों एच न्यू या SC अपॉन लैम्बडा। न्यू आवृत्ति है, लैम्बडा तरंग दैर्ध्य है, ठीक है ना। तो तरंग दैर्ध्य कम होगी तो आवृत्ति ज़्यादा होगी, ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। तो इन्होंने, ये वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा थी तो इनकी ऊर्जा कम रही होगी, इनकी आवृत्ति भी कम थी, लेकिन इन्होंने कम वेवलेंथ की यानी ज़्यादा आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न कर ली। बात समझना बच्चों ध्यान से। इन्होंने जो वेवलेंथ की वैल्यू थी 25 mm तरंग दैर्ध्य से लेकर 5 मिलीमीटर की तरंग दैर्ध्य तक की तरंग उत्पन्न कर ली। इनसे बहुत कम है बच्चों, यानी इन तरंगों से आवृत्ति बहुत ज़्यादा है तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी। तो बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, जिस तरंग में जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी वो उतनी ही दूरी तक जा सकती है। ये तो आप इतना कॉमन सेंस जानते हैं। एक गेंद अपने हाथ में लें, थोड़ी सी गतिज ऊर्जा देंगे, थोड़ी दूर जाके गिरेगी। एनर्जी उसकी और बढ़ा दी, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा दे दी तो वो बॉल और ज़्यादा दूर जाके गिरेगी। तो तरंग दैर्ध्य कम है इनकी तुलना में, ये मीटर में है, ये मिलीमीटर में है। इनकी आवृत्ति इससे कई गुना हो गई, ऊर्जा कई गुना हो गई। तो जितनी दूर ये वाली तरंगें पहुंचेंगी उनसे भी ज़्यादा ये दूर पहुंच जाएंगी। तो जगदीश चंद्र बोस सफल रहे अपनी तरंगों को 1.5 किलोमीटर दूर तक भेजने में। इन्होंने इन तरंगों का संप्रेषण 1.5 किलोमीटर दूर तक करके दिखाया कि मैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक अपने सिग्नल को भेज सकता हूँ। तो इन्होंने भी अच्छा काम किया और बिना इनकी नकल किए बच्चों, ठीक है ना। लेकिन इनसे भी आगे निकले मार्कोनी, जिन्हें आप पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हो कि बेतार तार संचार प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, मार्कोनी का नाम दे देते हैं। बेचारे जगदीश चंद्र बोस तो वैसे ही रह गए, जबकि सफलता इन्होंने भी प्राप्त की, लेकिन सिद्धांत किनका पेटेंट हो गया, मार्कोनी का। जो काम मार्कोनी ने किया वो भी इन्होंने कर लिया, लेकिन फ़र्क इतना था कि मार्कोनी बहुत दूर ज़्यादा भेजने में भी सफल हो गए। तो बच्चों होड़ है। तो लगभग उन्हीं दिनों सन 1901 की बात है, तीसरे प्रयोग की बात कर रहे हैं, मार्कोनी का प्रयोग। मार्कोनी कह रहा हूं बच्चों, एक दूसरे के कोनी मत मारो। मार्कोनीज एक्सपेरिमेंट। एक बच्चा दूसरे बच्चे के कोहनी मारने लगा, वही साइंटिस्ट का नाम है, आपको शोभा नहीं देता इस तरीके से रिएक्ट करने में। तो मार्कोनी ने भी एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, ये तीसरे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं।
1901 में, अब यहाँ थोड़ा महीना भी बता देते हैं। आप कहेंगे कि सर हर बार सन बता देते हो, कभी कभी तो महीना बता दिया करो। तो बच्चों दिसंबर 1901 में, बात समझना कब की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 1901 का जो दिन था, जिस दिन ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, जो घटना हुई थी, एकदम क्रांति आ गई थी। कम्युनिकेशन सिस्टम प्रारंभ हो गया था, संचार व्यवस्था शुरू हो गई थी। लेकिन इन सब के पीछे मूल कौन है, जड़ कौन है? आज हमने इतना एडवांस टेक्नोलॉजी बना ली, लेकिन जड़ कौन है? हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो इन्होंने 2900 किलोमीटर दूर तक, एक जगह है इंग्लैंड में, फिनलैंड, बात समझना बच्चों, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी गलत बोल गया, कॉर्नवॉल एक जगह थी। कौन सी जगह थी? कॉर्नवॉल। ये इंग्लैंड में है बच्चों। कहाँ है? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड से इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एस कोडिंग करके, एस को कोड में बदल के, ये अब टेक्नोलॉजी की बात आ जाएगी बच्चों, संचार व्यवस्था नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, केवल आपकी जानकारी के लिए थोड़ी बात बता देता हूँ। मेनली जो मुझे पढ़ाना था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट वो पढ़ा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ और सुन लेंगे तो कुछ थोड़ा सा एडवांस मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक जगह है, कौन सी? कॉर्नवॉल, जो कहाँ पर है बच्चों? कहाँ पर है? इंग्लैंड में। वहाँ से इस सिग्नल को भेजा था अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर एस को कोड में बदल के, और इस सिग्नल को कहाँ तक भेजा था? 2900 किलोमीटर दूर। 2900 किलोमीटर दूर सॉरी बच्चों, कितने किलोमीटर दूर? 2900 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर पड़ता है। उसकी दूसरी ओर, अटलांटिक महासागर के भी दूसरी ओर एक जगह है न्यू फाउंडलैंड। वहाँ पर सेंट जॉन्स नाम की एक पहाड़ी है, वहाँ तक भेजा था, वहाँ रिसीव किया गया था। यानी ट्रांसमीटर कहाँ रखा था बच्चों? इंग्लैंड में। किस जगह पर? कॉर्नवॉल। ट्रांसमीटर, जहाँ से उन तरंगों के उन सिग्नल्स को भेजा था, रेडियो तरंगों के माध्यम से। रेडियो तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। 2900 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर के भी दूसरी ओर एक न्यू फाउंडलैंड जगह पर एक पहाड़ी है, सेंट जॉन्स पर। उस पहाड़ी तक उस सिग्नल को भेज करके उन्होंने एक क्या कर दिया? कौतूहल पैदा कर दिया। दुनिया चौंक गई इस एक्सपेरिमेंट से, मार्कोनी के। और बच्चों उसी दिन से, वो क्या दिन रहा होगा? कौन सा? दिसंबर 1901 दिसंबर 1901 का दिन वो सूचना संचार व्यवस्था के लिए एक क्रांति का दिन था, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। दुनिया हर्ष में डूब गई थी, और उसी का फल है कि बच्चों हम और आप, मैं आज पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे इस YouTube के माध्यम से मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं। ये सब कमाल किसका है? संचार व्यवस्था का। तो आज हम बिना संचार के कुछ नहीं कर सकते। संचार व्यवस्था ख़त्म कर दी जाए बच्चों तो हम, सॉरी बच्चों ये लीड को थोड़ा देख लूँ, कल्पना कीजिए अगर ये संचार व्यवस्था ख़त्म कर दी जाए तो हम कितने वर्ष पुराने भूतकाल में पहुंच जाएंगे, जहां एक दूसरे को संदेश तक नहीं भेज सकते। हमसे 100 किलोमीटर दूर कोई हमारा मित्र बैठा हुआ है, हमें उसको कुछ अर्जेंट सूचना देनी है, तो बच्चों कितना टाइम लगेगा? और अभी टिंग 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 टिंग, हेलो कर लेते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स कम्युनिकेशन कर लेते हैं। आप नेट चला रहे हैं, ये भी तो कम्युनिकेशन है। घर बैठे बैठे पूरी दुनिया का हालचाल पता कर लेते हैं। तो बच्चों इस सब के पीछे भाई मार्कोनी को तो श्रेय दे ही दे रहे हैं, मार्कोनी को तो श्रेय दिया ही जा रहा है, लेकिन मैं उस बात को ज़्यादा श्रेय दूंगा जो बीज डाल के गया था। वो कौन थे बच्चों? हर्ट्ज।
तो बच्चों आप कहेंगे कि सर का मतलब वॉल्यूम या सर की साउंड, सर के होंठ कब बंद होंगे, कब बोलना बंद करेंगे, आप ये सोच रहे होंगे बच्चों। तो ऐसी बात नहीं है बच्चों। मैं अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि जाने का तो मन नहीं करता है बच्चों, बताने को बहुत कुछ है, मन करता है कि और भी चीज़ें बताओ, इसको और क्लियरली बताओ, लेकिन नहीं बच्चों, इतना भी नहीं। अपने जो स्टैंडर्ड है 12th स्टैंडर्ड पर पढ़ रहे हो, उसी दायरे में रह के मुझे पढ़ाना है, मेरी भी एक सीमा है। अब मैं ग्रेजुएट लेवल तक का आपको पढ़ाऊँगा तो आप ओवर होगा बच्चों, फिर आप ग्रेजुएशन में क्या करेंगे। तो धीरे धीरे कुछ तो समझ में आ रहा है। चलिए मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों आपको एक बात नज़र आ रही होगी कि इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिजिक्स को अगर मन लगा के सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके नज़दीक पहुँचेंगे, उसे हृदय से सुनेंगे, उसका एहसास करेंगे, तो फिजिक्स आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत आनंद आता है। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स बहुत अच्छा विषय है। तो चलिए बच्चों अब मैं बोलना बंद कर रहा हूँ, आप लोग बोर हो रहे हैं। ओके, अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को थोड़ा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।